आज हम आपसे बात करेंगे कूलॉम लॉ के न्यूमेरिकल पे। थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। शुरुआत से देखिएगा, बहुत बेसिक से बात करेंगे और ले जाएंगे एडवांस लेवल तक। मतलब इसमें कवर होगा आपका बोर्ड लेवल का, जेईई मेंस लेवल का, नीट लेवल का और एडवांस स्टैंडर्ड पे। और साथ में इसमें ग्रेविटेशन के भी न्यूमेरिकल होंगे जहां पे सिमिलरिटी रखेगा। तो देखिए, जैसे पहला सवाल है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर हैविंग चार्ज 10 कूलॉम एंड 20 कूलॉम। एक सिस्टम हो गया मान लीजिए, और 10 कूलॉम और -20 कूलॉम, ऐसे दो चार्ज रखे हुए हैं, उन पर फोर्स बताना है। सबसे सिंपल सवाल, हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज अगर Q1 Q2 r दूरी पर है, इस पर लगने वाला जो फोर्स है वह क्या है, K Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर। जहां K की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई अपॉन यहाँ पे एप्सिलॉन, इनके बीच के परमिटिविटी अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर होगा। तो फोर्स हमको पता है वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इस कंडीशन में वेक्टर को दो तरीके से हम लोग लिखते हैं, या तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ तुरंत डायरेक्शन रखते हुए सॉल्व करते हैं, या तो पहले क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर डायरेक्शन बताते हैं कि इधर की तरफ लग रहा है। तो इस सवाल में शुरुआत में कूलॉम लॉ के न्यूमेरिकल पे हम लोग केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे और डायरेक्शन अलग कंसीडर करेंगे। जैसे पहला सवाल है, ये आपका पहला पार्ट करते हैं। यहाँ से 10 कूलॉम और 20 कूलॉम कितने दूरी पे रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देखेंगे किधर की तरफ लग रहा है, इस हिसाब से शुरुआत में चलेंगे। तो हमको पता है ये लाइक नेचर ऑफ चार्ज है, यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब इस पे जो फोर्स है वो इधर लगने वाला है, और उतना ही फोर्स पहले पार्ट में बताया हमने, उतना ही फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर की तरफ। इसमें आपने पहले से ही इस पे डायरेक्शन चूज कर लिया, अब केवल मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड जो है अपना क्या है, वो K Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ एयर में रखा हुआ है। Q1 कितना है यहाँ पे 10, और Q2 कितना है यहाँ पे 20 अपॉन कितना हो गया 1 का स्क्वायर। यह कितना हो गया अपना 18 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो अब इस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इतना मैग्नीट्यूड का आई कैप के डायरेक्शन में प्लस एक्स एक्सिस में, और इस पर फोर्स कितना लगेगा, इतने मैग्नीट्यूड का नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो इस हिसाब से ये तरीका है फोर्स को लिखने का, वेक्टर को लिखने का। अब दूसरा सवाल जो हमने लिया है उसको देखते हैं। दूसरा पार्ट जो इसमें क्या था कि आपका 10 कूलॉम और -20 कूलॉम अगर रखा होता, 10 कूलॉम और -20 कूलॉम रखा हुआ है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट क्या है बी। तो इस पर फोर्स इसके द्वारा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो अट्रैक्शन होगा। अब इस स्थिति में ये इसको खींचेगा, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, और ये माइनस ये प्लस, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये इधर भागेगा, इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी ऐसे लिखेंगे हम लोग, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ऐसे लिखेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, हम लोग जानते हैं उसको, एफ ए बी बराबर एफ बी ए बराबर मान लेते हैं एफ। तो अब आपने इस पे लगने वाला जो फोर्स है, इसको पहले से ही इसका डायरेक्शन डिफाइन कर दिया। अगर डायरेक्शन डिफाइन कर दिया तो अब केवल क्या लिखना है, हमको मैग्नीट्यूड लिखना है।
तो इस हिसाब से फोर्स पूरी तरीके से डिफाइन हो जाएगी। तो फोर्स यहाँ पे कितना आया, फोर्स क्या आता है फॉर्मूला, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सिंपल, अगर डायरेक्शन पहले आपने लिख दिया तो केवल आप मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो के की वैल्यू कितनी है 9 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है 10, Q2 की वैल्यू कितनी है -20। नहीं रखने की जरूरत है यहाँ पे, अभी आप डायरेक्शन पहले से एज्यूम कर लिए तो केवल क्या करिए मैग्नीट्यूड रखिए। अपान कितना हो गया, दोनों कितनी दूरी पे है 1 स्क्वायर पे, सवाल में दिया हुआ है। तो इस स्थिति पे आंसर उतना ही आया, 18 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन ही आएगा। लेकिन इसमें उतने ही फोर्स से अट्रैक्शन होगा और इसमें उतने ही फोर्स से रिपल्सन होगा। तो आपने क्या कहा, आपने पहले डायरेक्शन चूज किया फिर मैग्नीट्यूड बताया। तो इस हिसाब से फोर्स लिखने का तरीका है। कहीं भी वेक्टर लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, या तो मैग्नीट्यूड पहले लिख देंगे तो डायरेक्शन बाद में बताएंगे, या तो डायरेक्शन पहले लिख देंगे तो मैग्नीट्यूड बाद में बताएंगे, और कुछ समय के बाद वेक्टोरियल फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट। तो ये सबसे बेसिक न्यूमेरिकल है कॉन्सेप्ट देने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके पास जिस हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उस हिसाब से ग्रेविटेशन फोर्स भी लगता है। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर भी कर लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। एंड कंपेयर देम, दोनों को कंपेयर करिए। कंपेयर देम बिटवीन पहला 2 प्रोटॉन्स, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, चौथा 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। ये हो गया। तब अब इस स्थिति में अगर हम लोग यहां से बात करें तो क्या बनेगा, यहां से 2 प्रोटॉन के बीच में हमको पता करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रहा होगा। तो आपके पास 2 प्रोटॉन है, मान लीजिए कि r दूरी पर है प्रोटॉन Q1 Q2। ऐसे ही ग्रेविटेशन के लिए भी बात कर रहे हैं हम लोग। यहां से 2 प्रोटॉन है, उनका मास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन आपस में r दूरी पे रखे। तो उनको पता है 2 मासेस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अट्रैक्ट करते हैं, और अगर प्रोटॉन है तो दोनों क्या करेंगे, सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसको कंपेयर करते हैं। एफ ई की वैल्यू कितनी है, यहां से देखें तो लिखेंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, F इज इक्वल टू जी, यहाँ पे जो K होता है यहाँ पे क्या होता है G, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बाई आर स्क्वायर। हमको पता है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो इस हिसाब से एफ ई की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है इतनी
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन आर स्क्वायर होगा। ऐसे ही अगर हम लोग यहीं पे एफ जी से डिवाइड कर दें, कंपेयर कर दें, इनके बीच में जब अट्रैक्शन होता है, मास की वजह से जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो कितना होता है, दोनों में कंपेयर करते कौन ज्यादा और कौन कम है। तब इस स्थिति में कितना होगा, ये यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 6.67 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6726 10⁻⁻27 किलोग्राम। जनरल के लिए, आसानी के लिए हम लोग लगभग 1.66 या 1.7 ऐसे ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो वहां पे रखते हैं एफ जी की जगह पे, तो कितना है वैल्यू, मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अच्छा, तब यहाँ पे रखते हैं हम लोग, वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है, यही काट देते हैं। 1.66 1.66 ये लगभग कट जाएंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर ला रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे साइन भी बना देते हैं। जब आपसे कहा जाएगा एग्जैक्ट तो आप एग्जैक्ट सोल्व करिए। तो अब इस स्थिति में क्या हुआ, ये कट गया, बचा कितना 9/6.67। जब भी आएगा तो ये तो 1.5 से कम आएगा, 1 से ज्यादा और 1.5 से कम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग देखें यहाँ से तो ये आंसर लगभग कितना आने वाला है 6, अगर ये 9 लगभग 6.5 जा रहा है तो कितना हो रहा है ये, ठीक है, लगभग कितना हो गया ये 10⁻⁻19 10⁻⁻19 9, और ये कितना हो गया 27 और 11, ये हो गया 38 10⁻⁻38, और ये कितना हो गया -11 -27, ये भी 38, ये तो कट गया, -27 ऊपर गया 36, तो लगभग कितना आया ये अपना 9/6.67 इंटू कितना हो गया 10⁻36 का कंपैरिजन। मतलब अगर इसको देखें तो ये लगभग किस ऑर्डर का आएगा, ऑर्डर की बात करें तो ये 10⁻36 के ऑर्डर का आ रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो 5 से कम होने वाली है। तब इस स्थिति में एफ ई बाई एफ जी जो आया वह कितना गुना, लगभग कितना है 10⁻36 टाइम है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो प्रोटॉनों के बीच में जो लग रहा है, ऐसे ग्रेविटेशन फोर्स जो दो प्रोटॉनों के बीच में लग रहा है वह 10⁻36 टाइम होता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ऐसे ही बात करते हैं किसके लिए, दो इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करें तो सिंपल क्या होगा, इधर एफ ई की वैल्यू बात करें तो क्या आएगा, के क्यू ई इंटू क्यू ई बाई आर स्क्वायर होगा। और एफ जी की अगर बात करें तो क्या आएगा, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई आर स्क्वायर आएगा। अब डायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से एफ ई बाई एफ जी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो फिर से के बाई जी आएगा, तो के बाई जी ये वैल्यू आ गई, इंटू क्यू ई इंटू क्यू ई। इलेक्ट्रॉन पे मास, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है अभी भी प्रोटॉन के चार्ज के बराबर ई के बराबर है, मतलब कितना आएगा ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन आर से आर तो कट जाएगा दोनों में, तो जी की वैल्यू रख दिया यहाँ पे। एम ई की वैल्यू कितनी है, चलो सब वैल्यू रख लेते हैं यहाँ से। के की वैल्यू कितनी थी अपने पास 9 इंटू 10⁻9 थी, जी की वैल्यू कितनी थी 6.67 इंटू 10⁻11 थी, है ना। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हम लोग के पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1
इंटू 10⁻31 किलोग्राम प्रोटॉन के मास से लगभग 1837 गुना कम। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ सकते हैं 9.1 10⁻31 9.1 10⁻31 वैल्यू रखने के बाद कितना आएगा देखते हैं इसको। लगभग ये 9.19 ये तो चला गया। अब आते हैं इनके पास, ये इससे अगर काटेंगे हम लोग तो लगभग 4 जाएगा, 4 से ज्यादा, और 4 अगर इधर से काटेंगे तो ये लगभग 0.4 जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 0.4 अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं 0.4 अपान 9.1 वैल्यू बचा। ये कट गया है, एक ये कट गया है, एक ये कट गया 0.4 ये बचा, ये लिखे यार लोगों ने इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया -19 -38 ये कितना हो गया ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -38 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये ऊपर गया तो कितना हुआ 10 टू द पावर 62 हो जाएगा क्योंकि माइनस नीचे है। तो इतनी वैल्यू लगभग आ रही है अगर कुछ नहीं छूट रहा है तो। अब इस स्थिति में कितना हो जाएगा, अगर ये हम लोग क्या करें पॉइंट को हटा दें या तो इधर एक पॉइंट से गुणा कर दें तो इधर क्या होगा 10 टू द पावर 8 इधर हो जाएगा 4 तो 4 अपान 9.1 इंटू ये 8 था तो 10 टू द पावर -30 हो जाएगा और 10 टू द पावर -30 62 तो लगभग कितना हो गया 10 टू द पावर 32 हो गया। और इसको अगर हम लोग काट रहे हैं तो लगभग एक 10 से बहुत कम जाएगा तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है ये एक 10 50 हुआ तो 4 टाइम जा रहा है मतलब 5 से कम, मतलब ये भी कितना होगा 10 टू द पावर 32 के ऑर्डर का होगा। मतलब दो प्रोटॉनों के बीच में जो कंपैरिजन किया था तो वो 10 टू द पावर 36 गया था। अब दो इलेक्ट्रॉनों की बात किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से 10 टू द पावर 32 टाइम ज्यादा है। ऐसे ही अगर हम लोग क्या करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में निकाले तो वहां भी प्रोसेस क्या होगा अलग होगा फिर। तो ये स्थिति बनती जाएगी हम लोग की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अगर बात करें तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं, अगर न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं तब इस स्थिति में क्या होगा यहाँ से क्या होगा केवल और केवल ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें नहीं लगेगा। तो ये बात रही एकदम पॉइंट चार्ज के लिए, बेसिक से बेसिक कंपैरिजन की बात हो रही थी। तो हम लोगों को एक बात समझ में आ गई कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है बहुत वीक है, किससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, किससे ग्रेविटेशन से। और दूसरी स्थिति इससे भी स्ट्रांग जो होता है, इससे भी जो स्ट्रांग होता है वह न्यूक्लियर फोर्स होता है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसका लिमिट क्या है 10 टू द पावर -9 मीटर, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे ये इनएक्टिव हो जाता है। लार्ज डिस्टेंस के लिए काफी स्ट्रांग है, मतलब बहुत ज्यादा वैलिड है। लेकिन जब हम लोग 10 टू द पावर -9 मीटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे आते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं करता, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता रहता है। कहने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता रहता है। दूसरी स्थिति अगर हम लोग बात करें, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे काम करना कम कर जाता है, वह जब कहाँ पे होता है न्यूक्लियर रेंज में आता है 10 टू द पावर -15 मीटर के रेंज में, मतलब इतना वीक हो जाता है। मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स तो स्ट्रांग होना चाहिए आपका, लेकिन ये फोर्स वहां पे काम करना बंद कर जाता है आपका। तो वहां पे कौन सा फोर्स काम करता है, वहां पे फोर्स काम करता है न्यूक्लियर फोर्स। उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन उस रेंज में सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो होता है पाए जाने वाला फोर्स वह न्यूक्लियर फोर्स है। फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर आपका क्या है ग्रेविटेशन। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग समय के लिए वह अपना अपना फोर्स इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें एक जगह पे न्यूक्लियर रेंज में अगर बात करें 10 टू द पावर -15 मीटर के रेंज में तो वह फोर्स काफी स्ट्रांग हो जाता है इन सबके रिस्पेक्ट में। उसकी चर्चा आप न्यूक्लियर में पढ़ेंगे। बाकी ये दोनों आपको करना है। अब ऐसे ही अगर हम आपसे बात करें कि मान लीजिए कोई एटम है आपके पास,
जैसे हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम है तो वो फोर्स लगाता है। क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक हाइड्रोजन का एटम है और उसका न्यूक्लियस है, तो एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है r, इसकी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन अभी आप ऐसे समझिए कि ये कंडीशन। तो ये न्यूक्लियस इस पे फोर्स लगाता है, तो इस हिसाब से इनके बीच में फोर्स लिख लेते हैं, फोर्स बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाता है तो वो कितना है? तो सिंपल बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपने पढ़ा था कि हम लोग कूलॉम लॉ जो है केवल स्टैटिक चार्ज के लिए लगाते हैं, मतलब ये लिमिटेशन पढ़ा था आपने, स्टैटिक के लिए ही लगा पाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो ये मूव कर रहा है, तब कैसे लगाएंगे यहाँ पे? तो देखिए ध्यान से, यह इसलिए वैलिड हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्थिति क्या है, ना तो इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही इनके बीच की डिस्टेंस कभी चेंज हो रही है, इसलिए ये वाला फोर्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं। भले ये मूव कर रहा है, भले चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फोर्स आप यहाँ पे सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी वजह से आप ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यह चार्ज का मैग्नीट्यूड वेरी करता या इनके बीच का डिस्टेंस लगातार वेरी करना शुरू कर जाता, तब किसी स्टैंड पे इसको लगाना, किसी समय पे इसको लगाना मुश्किल हो जाता। तो इसकी लिमिटेशन है कि आप स्टैटिक चार्ज में लगा सकते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही इनके बीच की डिस्टेंस चेंज होती है। तो फोर्स लगाते हैं यहाँ से, F इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का चार्ज निकालना होगा हमको। न्यूक्लियस में कितने प्लस है, एक ही प्लस है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक ई के बराबर है, या तो एक ही प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, ई, तो यहाँ पे ई रख दिया। Q2 की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी कितनी है, ई, और इनके बीच की दूरी कितना हम लोगों ने देख लिया है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर और इसका स्क्वायर होगा। तब इस स्थिति में कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू रख देते हैं यहीं पे। ई की वैल्यू अगर हम लोग रख दिए यहाँ से, तो ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो वैल्यू रखने पे कितना आ रहा है अपना, ये 10⁻⁻20 हो जाएगा। कितना हो गया, 9/0.53 इंटू 10⁻38 -38 9, तो कितना हो गया, ये लिख लेते हैं 10⁹ ये हो गया 10⁻, ऊपर जाएगा 20 इंटू 10⁻, क्या हो गया -38, कुछ बच तो नहीं रहा, हाँ बच रहा है, 0.53 स्क्वायर है ना। तब अब इस स्थिति में क्या हो गया, और क्या बच रहा है, ये 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ठीक है। तो अब इस स्थिति में कितना आ गया आंसर, यहाँ से 0.53 0.53, देखो कटने का स्टाइल, ये लगभग 3 टाइम जाएंगे, है ना। तब इस स्थिति में 9 ये कितना हो गया, 81 के लगभग, इंटू कितना हो गया, ये 10⁻29 और 29 और ये 38, कितना हो गया, ये 10⁻, कितना हो गया, -9, ये क्या हो गया आपका न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है, ये न्यूक्लियस इस पे लगा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे, तो ये स्थिति आई। कैलकुलेशन आप देखते रहिएगा, अपने से भी चेक करिएगा, कहीं गलती होगा तो जोड़िएगा, इससे पता भी चलेगा कि आप एक्टिव हैं या नहीं है। ऐसे ही सेम टू सेम आपको एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा, या तो यही सवाल लेते हैं, फोर्स
force due to nucleus of gold of atomic number 79, or due to nucleus of gold on an electron in first orbit. तो पहले ऑर्बिट में देखते हैं। रेडियस मान लेते हैं, दिया हुआ है इफ पहले ऑर्बिट का रेडियस जो दिया है, रेडियस लिखा हुआ है 0.53 n²/z 79 है। ये रेडियस दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम, 0.5/79 एंगस्ट्रॉम ये लिखा हुआ है। तो सेम कंडीशन, ये न्यूक्लियस हुआ, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, कोई एक इलेक्ट्रॉन पे बात हो रही है। तो अब इसके वजह से फोर्स बताना है इस पे, ये आर भी मिल गया। तो फिर से कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूरा का पूरा चार्ज एक सेंट्रलाइज है, इसलिए इसको हम लोग पॉइंट चार्ज मान ले रहे हैं। F = K Q1 Q2/r²। तो अब इस स्थिति में क्या जाएगा, K की वैल्यू कितनी हो गई, 9 × 10⁹ Q1, मतलब Q न्यूक्लियस ले रहे हैं इंटू Q इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इंटू r²। तो 9 × 10⁹ Q न्यूक्लियस की अगर बात करें तो कितना चार्ज आएगा इस पे। अब तो ये भी पता करना चाहिए हमको न्यूक्लियस पे कितना चार्ज आएगा। तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज आएगा वो सिंपल बात है, इसमें कितने प्रोटॉन है, 79 अगर एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 79 प्रोटॉन होंगे, 79 न्यूट्रॉन भी होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं। और भी अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं, लगभग 200 से 250 अनस्टेबल पार्टिकल खोजे जा चुके हैं, लेकिन सबका नेट चार्ज बाकी का 0 है। तो प्रोटॉन ही ऐसा है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है इस पूरे न्यूक्लियस में। तो इस स्थिति में कितना आ जाएगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस वह कितना आएगा, कितने प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे चार्ज E, और कितने प्रोटॉन 79, तो 79 E हो जाएगा। इस हिसाब से हमने पहले पार्ट में चार्ज वाले में कुछ बताया भी है कि किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज बता भी सकते हैं कि क्या होता है, Z × E, एटॉमिक नंबर में E का मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज मिल जाएगा। तो 79 × E देते हैं यहाँ पे, 79 × E मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इंटू QE, E का भी चार्ज वही है 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन r²। कितना हुआ, 0.5/79, इसका क्या है, एंगस्ट्रॉम में है। एंगस्ट्रॉम में होने का मतलब 10⁻⁻10, इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। इस हिसाब से इसमें खाली इतना ही बताने का मतलब था हमारा कि अलग अलग अगर न्यूक्लियस है तो वह कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि यह चैप्टर आप एटम में यह सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी से हम लोग सीखे रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, कहीं भी अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो अगला चैप्टर भी हमको आसान दिखेगा। हटाते हैं उसको। आपके पास अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी में। जैसे एक क्वेश्चन रुड़की में आया हुआ था कि 10 ग्राम का कॉपर है, 10 ग्राम का कॉपर है, दो जगह पे आपस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। क्वेश्चन सुनते जाइएगा, जो पढ़े उसको नोट भी कर लेंगे कि दो 10 ग्राम के कॉपर मैटर रखा हुआ है, आपस में कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर पे। ये भी कॉपर का और ये भी कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 63.5 ग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है कॉपर के लिए। ठीक है, सवाल में उन्होंने क्या कहा
कि find out the force between these two matters if 1000 atom transfer one electron from one segment to another segment। तो ये स्थिति है, 10 ग्राम का इधर भी टुकड़ा, 10 ग्राम का इधर भी टुकड़ा, आपस में 10 सेंटीमीटर तक है कॉपर के। लेकिन कहा गया है, ऐसा अज्यूम करिए कि 1000 एटम 1000 एटम केवल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है इधर से इधर। तो ये स्थिति बनी। तो अगर ऐसा बात है तो इनके बीच में फोर्स बताइए। तो ये हटाते, जैसे आप जरूर इसको इतना लिख लेने के बाद ही फिर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आपको पढ़ने आना चाहिए। जिस दिन क्वेश्चन समझ में आ गया करना क्या है, मीनिंग समझ में आ गई पढ़ते पढ़ते, तो उस दिन आपसे सवाल लगना स्वाभाविक है। आप उसी समय क्वेश्चन को लगभग सॉल्व कर चुके होंगे जिस दिन आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखेंगे और कहीं भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहले उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर अपने से सॉल्व करेंगे। तो अब तो सबसे पहले हमको चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज कितना है तो चार्ज निकाल लेते हैं। तो 10 ग्राम में कितने एटम है वो निकालें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जितना भी एटम है उसमें से हर 1000 एटम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, तब तो हमको पता है कि ये वाला क्या बनने वाला है, प्लस बनने वाला है, और ये वाला क्या बनने वाला है, माइनस बनने वाला है। ये स्थिति। तो देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो इसमें दिया हुआ है कितना, 1 मोल में। सवाल यही समझ में आ रहा है कि 1 मोल एटम में कितने ग्राम कॉपर के, 63.5 ग्राम इन्होंने बोला है। ठीक है, 1 मोल का मतलब कितना है, 6.033 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कॉपर जो हुआ वह कितने का है, 63.5 ग्राम का है। यही बोल दिया, एटॉमिक मास ही बोल दिया। तो फिर 10 ग्राम कितने का होगा, तो पहले 1 ग्राम का निकालो। इधर आएगा तो कितना आएगा, ये 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 एटम। इतना एटम केवल 1 ग्राम में है। तो 10 ग्राम में कितना होगा कॉपर के लिए, तो 10 से गुणा कर दे सिंपल, इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू कितना होगा 10 एटम ऑफ कॉपर कितने में, 10 ग्राम में। 10 ग्राम कॉपर में ये स्थिति बनने वाली है। ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम मिल गए। लेकिन सभी एटम ऐसा नहीं कह रहा है यहाँ पे कि सभी एटम इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। 1000 एटम जो है, अगर इसके पास 2000 एटम होता तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता। लेकिन इतने एटम है उसमें से 1000 एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। सवाल जैसे पूछे वैसे हम लोगों को करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भाई साहब, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 अपॉन 63.5। लेकिन कितने, 1000 में 1, तो पूरा एटम इतना है। तो 1000 से क्या कर रहे हैं लोग, डिवाइड। क्योंकि 2000 होता तो 1000 में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2000 में कितना होता, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इतने में कितना होगा, तो आप 1000 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ से 1000 से भाग दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चार्ज होता नहीं। चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। तो चार्ज कितना आया इस पे, किसी एक सेगमेंट पे, ये मानते हैं Q1 हुआ और ये क्या हुआ, Q2 हुआ। दोनों की वैल्यू तो बराबर आएगी, लेकिन Q1 या Q2 की जो मैग्नीट्यूड आएगी वह क्या आएगी, N इंटू E आएगी। और N की वैल्यू जो आ गई इतनी आ गई अपने पास, 10
टू दी पावर कितना हो गया 21, और इतना है इधर 6.023 10 टू दी पावर कितना हो गया यह 21 10 टू दी पावर 21 अपॉन कितना हो गया 63.5, और ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितनी है -19। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम लोग क्या करें, इसको पॉइंट हटाएं तो ये तो लगभग 20 हो जाएगा, -20 16 गुणे 4 64 आता, तो लगभग 4 से कम है। और यह 4 क्या होता है डिवाइड करते तो 1.5 आता, तो लगभग ये कितना आ गया अपना देख लेते हैं यहाँ से। तो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया 10 टू दी पावर कितना हो गया 1, 10 टू दी पावर 1 देखें यहाँ से 21 20, ये कितना आ गया 1.5 से कुछ ज्यादा आएगा, तो 5152 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा है। तो इस स्थिति में ये आंसर आ गया। तो इस पे अगर प्लस आएगा उस पे क्या आएगा माइनस आएगा, तो 2 400 मिल गए अपने पास। इस पे कितना आया, इसे गुणा किए हैं तो ये कितना आएगा 15.2 लगभग, क्योंकि यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये कितना आएगा कुछ ज्यादा आएगा, यहाँ से कुछ ज्यादा आता। तो अब यहाँ से क्या होगा अपने पास सिंपल, या तो आप 15 ही रख लेते हैं, लगभग एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो आप एकदम एग्जैक्ट सॉल्व करिएगा। Q1 Q2 कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं हम हमेशा। Q1 की बात करें तो कितना है अपना 15.2 कूलम प्लस, और इस पे क्या आएगा -15.2, ये स्थिति। अब दो चार्ज हैं आपस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, उसमें फोर्स कितना होगा निकालना कौन सी बड़ी बात है, एकदम आसान है, उसको निकाल लेते हैं हम लोग। इसको हटा देते हैं इधर। ये प्रोसेस आपको आने चाहिए, इससे भागना नहीं है, एकदम बेसिक बात है। केमिस्ट्री में भी करते आते रहते हैं हम लोग, फिजिक्स में भी करते आते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी डर की वजह से इन सब सवालों से हम लोग दूर हो जाते हैं और बार बार यूज होता रहता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम आराम से हम लोग करेंगे। तो इनके बीच में फोर्स कितना है भाई, अट्रैक्शन होगा रिपल्सन, तो जब ऐसा ट्रांसफर हो रहा है तो अट्रैक्शन होगा, हमको समझ में आ रहा है। एक ही लाइन में के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 15.2 इंटू 15.2 अपान आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो कितना हो गया ये 0.1 इंटू 0.1। सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 15.2 15 15 225 से ज्यादा, तो 225 से ज्यादा फिर से 2 से गुणा करना है, तो सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको। ये कितना हो गया ऊपर जाएगा -2 11 हो जाएगा, तो हो गया कितना 9 15.2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन। बहुत ज्यादा फोर्स हो गया भाई, एजम्पशन है, कॉपी करिए। तो इस वैरायटी के सवाल अगर मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में भी मिलेंगे, आगे के चैप्टर में भी मिलेंगे, तो ये सवाल आपको जरूर करना है। अब फिर और देखते हैं इस पे। तो ये इस चैप्टर में जो फोर्स की टॉपिक है, तो फोर्स ही तो किसी भी चैप्टर से वो मिल सकता है। जैसे जैसे में हम आपसे एक सवाल लिखते हैं यहाँ पे सिंपल सा, कि एक कोई टेबल है आपके घर का या मेरे घर का, है ना, तो ये टेबल है, इस पे दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2, Q1 और Q2। लेकिन इसको मान लेते फिक्स कर देते हैं, ये मूव भी ना करे। लेकिन क्या है ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, मतलब ये स्मूथ नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह क्या है मान लेते हैं इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू है, और आपस में r दूरी पे रखे हुए, तो ये फिक्स है, तो ये तो मूव कर सकता है। अगर ये फ्री है तो ये जो है ये फ्री है, ये तो मूव करेगा भागेगा। तो जब ये भागेगा तो इसका मास जो है
मास इसका जो है वो स्मॉल m। तो जैसे ही भागने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन जो है यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन चाहेगा कि ये भागे नहीं। फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों हमेशा रिलेटिव मोशन ना करे। रिलेटिव मोशन ना करे इसका मतलब क्या रहे, साथ साथ में रहे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे ही फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ने बोला कि हम साथ साथ हैं, तो उसके लिए क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ लगेगा। अब यह फ्रिक्शन फोर्स इनको रोक पाता है कि नहीं रोक पाता है, वह डिपेंड करता है इसके औकात पे। तो जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात होती है, जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात होती है वो कितनी होती है, म्यू इंटू एन होती है। ऐसा रिवीजन कर रहे हैं हम आपको क्योंकि 11 से आप 12 में आ रहे हैं। तो अब इस स्थिति में क्या हुआ, आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड आउट रेंज, फाइंड आउट रेंज, रेंज ऑफ म्यू, म्यू का मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड आउट रेंज ऑफ म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन such that charge q2, charge q2 of mass m will not move, चले नहीं, स्लाइड नहीं करे, ऐसी सिचुएशन है। तब इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, सीधे यहाँ पे क्या बना अपने पास कि इसको रोकेगा कौन, ये रोकेगा, एफ ई को रोकेगा कौन, फ्रिक्शन रोकेगा। लेकिन जो रोकेगा उसकी औकात जो होनी चाहिए, मैक्सिमम औकात जो है इसकी, उससे यहाँ पे कम चाहिए। मतलब अगर इनकी मैक्सिमम औकात फ्रिक्शन की 100 है, तभी तक रुका रहेगा जब तक यहाँ पे कितना ना लग जाए, 100 तक लग जाए। मतलब 0 से लेकर के 100 तक ये रुका रहेगा। मतलब जो फ्रिक्शन यहाँ पे चाहिए इनको रोकने के लिए, वह क्या हो, औकात से कम हो, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन से क्या हो, कम हो। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फ्रिक्शन फोर्स की, अगर बात करें, नॉर्मल फोर्स क्या है, अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है इस पे या तो चार्ज रखा हुआ है, इसका मास m है, तो इसका mg किधर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। नॉर्मल फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। रेस्ट में है तो n बराबर कितना होगा, mg होगा। ये स्थिति, तो यहाँ से fe की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, वह कम होना चाहिए म्याऊ इंटू एम इंटू जी से। इसका मतलब इसको इधर लेकर आए तो k q1 q2 mg इंटू आर स्क्वायर, वह क्या होना चाहिए, म्याऊ से कम या बराबर होना चाहिए। अगर ये जस्ट बराबर होता, सवाल में पूछ देता कि बस ऐसा म्यू बताइए, ऐसा म्यू बताइए कि जस्ट ये चलने की कोशिश करे, तो म्यू बराबर क्या होता, k q1 q2 बाई ये। मतलब अगर स्लाइडिंग का केस आ जाए कि ये स्लाइड कर रहा है कि अब बस जस्ट अबाउट टू स्लाइड, तो ये क्या होता है, म्यू के बराबर होता है। इस वाले म्यू पे क्या होगा, अबाउट टू स्लाइड हो जाएगा। तो ये सब सवाल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का केवल यही कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये बाकी है ये 11th का। ऐसे ही पूरे चैप्टर में हम लोग केवल इसी फार्मूले का यूज करेंगे। नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है लेकिन काम खाली फोर्स, फोर्स है अगर तो खाली फोर्स लिखना है। केवल यहाँ फार्मूला चेंज होगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। हमेशा वही कॉन्सेप्ट करना है जो आपने पहले टेंशन फोर्स पढ़ा था, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था, विस्कस फोर्स पढ़ा था, जितने भी टाइप का फोर्स पढ़ा था आपने। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, अब यहाँ पे एक फोर्स और पढ़ रहे हैं। बाकी है फोर्स वाला ही सवाल सब। अगला सवाल देखते हैं। किसी ने पूछ दिया फाइंड आउट मिनिमम फोर्स
between two charges at distance 1 मीटर। सिंपल सवाल है, सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 मीटर पे दो चार्ज रखे हैं तो मिनिमम फोर्स क्या होगा, ऐसा है। तो F इज इक्वल टू सिंपल, दो चार्जेस Q1 Q2 आपस में कितने दूरी पे रखे हुए हैं, R दूरी पे, इनके बीच में मिनिमम फोर्स पूछा है। तो मिनिमम फोर्स अगर हमको बताना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 भाई कितना होगा, R स्क्वायर। F की वैल्यू रख लेते हैं। F की वैल्यू कितनी है अपने पास, 9 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 9। ये और ये तो फिक्स है, दूरी तो फिक्स कर दिया है इन्होंने, कितना कर दिया, 1 का स्क्वायर। अब बात आती है इन पे, इसको मिनिमम करने के लिए, तब इनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम होने के लिए क्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वह तो मिनिमम जो वैल्यू हो सकती है ई के बराबर हो सकती है, हम लोग जानते हैं। Q2 की भी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, ई के बराबर हो सकती है। तो रख देंगे यहाँ से, तो ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये आ गया। तो अब ये सॉल्व करना होगा, तो ये मिनिमम फोर्स हो सकता है आपके पास, ये स्थिति है। जैसे आपके पास दो चार्ज है, सवाल पूछा था, ये कॉन्सेप्ट पहले का है, जो पूछा है आईआईटी में आया हुआ है, नीट ने भी पूछा है 2016 में। लेकिन स्थिति क्या है कि कॉन्सेप्ट पहले का है, मैक्सिमा और मिनिमा का, है ना। तो ध्यान से देखिए, ऐसे कॉन्सेप्ट एक रहते ही रहते हैं, जो ये है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका पूछा हुआ है कि अचार्ज कैपिटल क्यू स्प्लिट इनटू टू फ्रैगमेंट and these two are separated at some fixed distance then discuss for maximum or minimum value of force for splitted charge जो चार्ज टूटा है, ऐसा कर देने के बाद मैक्सिमम फोर्स होगा या मिनिमम फोर्स होगा, उसको आप बताइए। तो उस चार्ज की मैग्नीट्यूड बताइए। तो मान लेते हैं क्यू चार्ज था, वो टूट गया दो भागों में, तो उसमें से ऐसे सोचते हैं क्यू निकल गया, स्मॉल क्यू निकला। तो क्यू चार्ज था, अगर उसमें से स्मॉल क्यू निकाल दिया आपने, तो यहाँ पे तो क्यू माइनस क्यू बचेगा, मतलब ये Q1 हो गया और एक Q2 हो गया, ऐसा सोचिए। और आपस में किसी फिक्स दूरी पे रख दिया गया, ऐसा बोला है। अब इनके बीच में मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो बताना है। तो मैक्सिमम होगा तो किस चार्ज के मैग्नीट्यूड के लिए होगा, मिनिमम होगा तो ये स्प्लिटेड चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो देखते हैं इनके बीच का फोर्स कितना आएगा। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हुआ।
तो के Q1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, Q माइनस क्यू इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, Q अपान क्या हो गया, R स्क्वायर। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। स्टेप भी देख लीजिए आप, जहां भी ये सवाल है, ये कॉन्सेप्ट है IIT या नीट का, एक किसी भी चैप्टर से आ सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है आने की। केवल यही चैप्टर नहीं, किसी भी चैप्टर का, इसमें तो सवाल में केवल फॉर्मूला यही है आपका, बाकी कॉन्सेप्ट निकला ही है। तो करना क्या है हम लोगों को कि फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, हमको पता है मैक्सिमम पे डिफरेंशिएशन 0 होता है, मिनिमम पे डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कहने का मतलब जब तक वेरिएबल होता है तभी तक डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन जैसे जैसे कोई चीज बढ़ रही है, मान लीजिए बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गई, और जैसे ही वो मैक्सिमम हुई, तो अगर वो मैक्सिमम आपने कह दिया तब क्या हो गया, अब क्या वेरिएबल रहा, नहीं। जब आपने मैक्सिमम बोल दिया इसका मतलब वहां पे कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही कोई चीज अगर घट रही है, तो जब तक घट रही है तब तक उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा क्योंकि वेरिएबल होगा, लेकिन जैसे ही घट रहा है, घटते 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 एक बार क्या होगा, मिनिमम होगा, और जिस दिन मिनिमम हो जाएगा तो उससे कम नहीं घट सकता, मतलब फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब फिर से कांस्टेंट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, वहां पे भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। मतलब कोई मैक्सिमम पे है तब भी कांस्टेंट, मिनिमम पे है तब भी कांस्टेंट। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आई, मैक्सिमम है कि मिनिमम, तो हमको डिफरेंशिएट करना होगा किसके टर्म में, जो वेरिएबल है। अपना वेरिएबल कौन है, ये जो Q निकला है, Q निकला है। तो K यहाँ से गुणा करते हैं, Q माइनस K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर था, इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो df डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में, तो df बाई dq, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये R तो फिक्स है, कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए 1 अपान R स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे Q का, तो K Q ही बचेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1, माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, K Q स्क्वायर, K Q स्क्वायर। तो K Q स्क्वायर के केस में कितना हो जाएगा, K कांस्टेंट बाहर करिए, Q स्क्वायर के लिए बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आने वाला है, 2Q आने वाला है। अब ये आ गया, तो df बाई dq, इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम है या मिनिमम, तो इस स्थिति में क्या है, df बाई dq को 0 करना पड़ेगा। तो जब 0 होगा तो इसका मतलब f की वैल्यू या तो मैक्सिमम हो सकती है इस q के लिए, f की वैल्यू या तो मिनिमम हो सकती है इस q के लिए, f की वैल्यू या तो कांस्टेंट हो सकती है, 0 हो सकती है। तीनों काम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसको 0 करते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम। इस कंडीशन में यहां से कितना आने वाला है, df बाई dq की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, 0 करते हैं। 0 करने के बाद क्या होगा, जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर अपने पास ये पूरा टर्म उधर चला जाएगा, रख लेते हैं 1 अपान R स्क्वायर। इधर कितना हो गया अपने पास, k Q माइनस 2k Q, ये तो आया। अब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, इधर से बचा क्या, K Q, इधर जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 2k Q बराबर 0। यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल Q बाई 2। अब इस Q के लिए या तो इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स होगा या तो मिनिमम होगा, ये पता चला। तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसके लिए अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, फिर से देखिए अगला स्टेप क्या होता है, उसके लिए अगली स्टेप होती है चेक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप। तो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे चेक करते हैं, कंडीशन चेकिंग, कि मैक्सिमम ही है या मिनिमम है। तो क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, d2f बाई dq2। तो अगली बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इस टर्म को, तो जो कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, यहाँ से k बाई आर स्क्वायर बाहर हो गया, k बाई आर स्क्वायर बाहर है, यहाँ क्या बचा, q कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ से k बाहर है तो यहाँ क्या बचा, -2 बचा, तो -2। इसका मतलब d2f बाई dq
Q2 जो आया वह था -2k/r² आया। ये टर्म पॉजिटिव है, के भी r नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो आया नेगेटिव आया, और अगर ये नेगेटिव आया, इसका मतलब जब ये नेगेटिव आता है तो इस स्थिति में यह जो वैल्यू होगी Q/2 यहाँ पे मैक्सिमम देगी। अगर ये माइनस आ रहा है तो मैक्सिमम, इनके बीच में मैक्सिमम होगा, और अगर यही क्या होता प्लस आता तो क्या आता, मिनिमम आता। मतलब यहाँ से जो पर्टिकुलर कंडीशन हम लोग कर रहे हैं, इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स आएगा। कितने चार्ज पे आएगा, Q/2 पे आएगा। कितने पे आएगा, Q/2 पे आएगा। और जो मैक्सिमम फोर्स आएगा वह देख लेते कितना आ सकता है। जो मैक्सिमम फोर्स आएगा वह कितना आ सकता है, तो आप वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे तो Q1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए Q/2 इंटू Q2 वैल्यू कितनी होनी चाहिए, Q/2 इंटू r², मतलब कितना आया, KQ²/4r²। इस पर्टिकुलर दूरी के लिए मैक्सिमम ये फोर्स हो सकता है। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। ये इस सवाल के लिए बात हमने नहीं किया, ये किसी भी सवाल के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी मैक्सिमम या मिनिमम पूछे तो आप डायरेक्ट सॉल्व करिए इसको। दो चार्ज है आपके पास, ऐसे ही Q1 Q2, मान लेते इसकी वैल्यू भी Q0 है और इसकी वैल्यू भी Q0 है। आपस में दूरी r है। अगला क्वेश्चन सिंपल, आपस में दूरी कितना है, r है। तो ये स्थिति है, इनके बीच में बोला गया है कि F0 फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, F0 लग रहा है। मान लेते हैं सवाल बोला है इस कंडीशन में F0 लग रहा है। इफ F0 force is acting between two charges and now the system is dipped completely in liquid of dielectricity K is equal to 100, then new force will be एकदम सिंपल सवाल। अगर ये एयर में है, इस समय F0 फोर्स लग रहा है, इनको हम लोगों ने क्या कर दिया, इनको डीप कर दिया इसमें, एक लिक्विड में जिसकी डाइलेक्ट्रिसिटी कुछ है। उसकी डाइलेक्ट्रिसिटी कितनी है, K is equal to 100। तो इनके बीच का नया फोर्स क्या होगा, तो ये हम लोग जानते हैं कि अब जो नया फोर्स आएगा, अगर ये F0 था और यहाँ पे अगर F लगने लगा तो F जो होता है वह एयर का K टाइम घट जाता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ F0 था तो यहाँ बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये स्थिति होगी। ऐसे बेसिक सवाल आप करते रहे। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जो बिगिनर हैं अभी, उनके लिए क्वेश्चन हो रहा है ये सब।
एकदम बकायदे एकदम तरीके से आप उसको सीखते जाइए, जिससे बाद में दिक्कत ना हो आपको। और एक बार अगर आप स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, इतना हाई हो जाता है कि आप चैप्टर को स्ट्रांगली कर पाए, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको करने में आप डरेंगे नहीं। जैसे अगला एक चीज और देख लेते हैं इस पर बेस्ड, क्या कि दो स्फीयर थे और इस पर कितना कूलम है, मान लेते हैं 18 कूलम है, और इस पर कितना कूलम चार्ज है, यह लिखा हुआ है -26 कूलम। आपस में 1 मीटर की दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पे है। तो फोर्स बताना है, पहला कंडीशन, फाइंड आउट फोर्स बिटवीन थे। दूसरा पार्ट, इफ these two spheres are connected by a conducting rod, then new force will be and nature also। शुरुआत में अट्रैक्टिव था या रिपल्सिव था, तो बाद में क्या होगा। ये स्थिति है कि पहले ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, बाद में जब इनको हम लोग क्या करें, कंडक्टर से जोड़ दें, मतलब ऐसे समझे कि यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, अभी जुड़े नहीं है लेकिन बाद में जो जरूरत पड़ेगा तो जोड़ देंगे। तो जब तक जुड़े नहीं है तो उस समय फोर्स बताओ। तो सिंपल बात है, उसमें कुछ करना नहीं है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अगर करें तो के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 18 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी है, 26। पाई कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, ये तो सिंपल था पहले ही जो हम लोगों ने किया। हाँ, कुछ नया इसमें हमने ये बताना चाहा कि अगर इनको हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तब क्या होगा। अगर इनको हम लोग जोड़ देते हैं तब क्या होगा। तो जब जोड़ देंगे, दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं, जैसे ही हम लोग इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों पे चार्जेस शेयर होंगे और इसका कोई पोटेंशियल नहीं है, ऐसा समझे कोई रॉड का पोटेंशियल नहीं है, कुछ नहीं बोला है, मतलब इसमें चार्ज स्टोर नहीं होंगे रॉड में। तब अब इस स्थिति में क्या हुआ, इनको जोड़ दिया गया, अब फिर फोर्स पूछा गया, तो जैसे ही हम लोग जोड़ देंगे तब अब इस स्थिति पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इन लोगों पे कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज मिलाकर के कितना हो जाएगा, 18 और 26 मिलाकर के कितना होगा, 26 18, मतलब -8 कूलम। सब आइडेंटिकल अभी स्फीयर है, जो भी स्फीयर है वो आइडेंटिकल है। रेडियस चेंज करने के बाद कंडीशन अलग हो जाती है, उसको अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सारे के सारे आइडेंटिकल वर्ड यहाँ से डायमेंशन से। तो हुआ क्या कि इनको टच कर दिया गया। पहले क्या किया गया, इफ these two spheres are connected by a conducting rod then new force will be, if again disconnected, इतना और बढ़ा लेते हैं, इनको अलग कर दिया गया, पहले जोड़ा गया फिर अलग कर लिया गया, मतलब टच किया गया फिर अलग कर लिया गया। तो अब इस स्थिति में क्या आएगा, इस स्थिति में जब इनके पास, दोनों के पास बराबर क्षमता है चार्ज स्टोर करने का, तो दोनों के पास मिला करके -8 कूलम हो जाएगा जब जोड़ेंगे इनको तब, और -8 होगा फिर से जब इनको अलग करेंगे तो बराबर लेकर आएंगे सब। इसका मतलब नया सिस्टम जो बनेगा दोनों पे -8 था, तो इस पर कितना आएगा, -4 कूलम आएगा, और इस पर कितना आएगा, -4 कूलम आएगा।
बराबर बराबर लेकर के हटेंगे अगर रेडियस बराबर है तो। और कैसे हटते हैं, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके लिए कुछ समय के बाद आप पढ़ेंगे। अभी शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो 4 कूलम हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। अब बताइए अट्रैक्शन हुआ कि रिपल्सन, पहले तो अट्रैक्शन था, अब क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा। और फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, के Q1 Q2 बाई कितना होगा, r² होगा। के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹9। Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 इंटू 4 बाई 1 का स्क्वायर। तो ये स्थिति आती है। तो फिजिक्स में क्वेश्चन की वैरायटीज होती हैं, तो जितनी टाइप की वैरायटीज हैं, अगर आप हर टाइप के वैरायटीज को क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, तो कॉन्सेप्ट से मेंटेन होइए और उसके बाद वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन से मेंटेन होइए, आप सिलेक्शन की तरफ पहुंच जाएंगे। आपने जो ख्वाब बांधा हुआ है, चाहे आईआईटी या मेडिकल का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आप उसके तरफ जस्ट पहुंचने वाले होंगे अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे तो। आगे जैसे और भी कंडीशन है, जैसे एक सवाल देते हैं कि 2 स्फीयर है, आइडेंटिकल है डायमेंशन में, 2 आइडेंटिकल स्फीयर है डायमेंशन में, मतलब दोनों का रेडियस सेम है। तो इस पे चार्ज क्यू था और इस पे भी चार्ज क्यू है, मान लो ये स्थिति है, 2 स्फीयर ए और, तो इनके बीच में एफ फोर्स लग रहा था, कितना लग रहा था, एफ फोर्स लग रहा था, या तो एफ नॉट लग रहा था। मान लीजिए इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, एफ नॉट लग रहा है, किसी दूरी पे रखे हुए। अब किया क्या कि अचानक से एक गोला सी आ गया अनचार्ज्ड, जिसका रेडियस अभी भी इन लोगों के बराबर है, अनचार्ज स्फीयर आता है, अनचार्ज स्फीयर आता है ए बी और ये सी से आता है। तो इस समय इनके बीच में फोर्स एफ नॉट लग रहा था, जब सी आता है तो पहले ए से मिलता है, किसे मिलता है, ए से मिलता है, ए से टच करता है, तो पहले मिलता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बिछड़ा देते हैं। पहले ए से मिलता है, फिर क्या करते हैं हम लोग, इनको बिछड़ा देते हैं, पहले मिलाते हैं फिर बिछड़ा देते हैं सी को। पहले अनचार्ज था, इसे टच हुआ, कुछ चार्ज हुआ। अब जब ऐसे इसको बिछड़ाते हैं, अब बिछड़ने के बाद ये इधर भाग जाता है इनके पास, इनसे दोस्ती करता है, फिर क्या करता है, जो इनके साथ किया था वही इनके साथ करता है, कहने का मतलब फिर से बिछड़ जाता है। अब इनके बीच में कितना फोर्स है ये बताना है। पहले इन दोनों के बीच में एफ नॉट की दोस्ती थी, ये आता है, इनसे टच होता है, बिछड़ जाता है, फिर इनसे टच होता है, फिर बिछड़ जाता है, फिर से इन दोनों के बीच में कितनी दोस्ती होगी ये निकालना है। सवाल वही है, सेम टू सेम, फाइंड आउट फोर्स बिटवीन the charge sphere A and B which is charged by charge Q, another sphere if those are interacting with force F naught. Now again another sphere, uncharged sphere C, come with contact with A and then disconnected, and this sphere C make contact with B, then again disconnected. Now what new force between A and B will be? जो हमने बोला है वही आप कॉपी करिएगा, फिर सॉल्व करिएगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला कंडीशन सवाल में क्या बोला था, एफ नॉट। तो अभी ये नहीं है, ये नहीं है, तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी है वो लिख लेते हैं। एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, वह के कितना है उस पर चार्ज क्यू, इस पे कितना चार्ज है क्यू, भाई कितना हो जाएगा, r²। तो ये फोर्स लग रहा है शुरुआत में।
एक अनचार्ज स्फीयर आता है सी, तो पहले ए से मिलाते हैं इनको। जैसे ही ए से मिलेगा ये सी, ए और सी, तो इसके पास शुरुआत में तो चार्ज क्यू था, लेकिन इसके पास कितना था, जीरो था, कोई चार्ज नहीं था। अब जब इनको हम लोग अलग करेंगे, बिछड़ाएंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों बराबर बराबर चार्ज लेकर आएंगे, जिसको आप चार्ज बाई शेयरिंग कहते थे। तो इसके पास क्यू, इसके पास क्यू, क्यू की रेडियस बराबर है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, क्यू बाई टू, और इस पे कितना आ जाएगा, क्यू बाई टू। यह फिर से ए और फिर से सी, पहले दोस्ती हुई, टूट गई, अब यह जाकर के किससे दोस्ती करेगा, इनसे करने वाला है, बी से। चलो देखते हैं, बी के पास सी पहुंचा, यह क्या है, बी यहाँ था, बी के पास सी पहुंचता है, तो बी के पास तो क्यू चार्ज पहले था, लेकिन अब सी के पास चार्ज हो चुका है, कितना हो चुका है, क्यू बाई टू चार्ज हो गया है। ठीक है, इतना। अब ये जब कांटेक्ट में आएंगे, दोस्ती करेंगे, जैसे सवाल में बोला है कि ये दोस्ती में आते हैं, तो इस स्थिति में अब दोनों के पास मिला के चार्ज कितना हो गया, क्यू प्लस क्यू बाई टू, मतलब सी क्यू बाई टू हो गया। जब ये कांटेक्ट में आ गए तो टोटल चार्ज जो हुआ क्यू नेट की वैल्यू वह सी क्यू बाई टू। जब तक रेडियस सेम है तब तक अलग होने पे चार्ज क्या होंगे, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि पोटेंशियल रेडियस पे भी डिपेंड करती है। तो अभी पोटेंशियल की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसे समझिए कि जब चार्ज कर यहाँ पे रेडियस बराबर है, तो जब इनके बीच की दोस्ती टूटेगी, जब ये सी यहाँ से तोड़कर आया तो यहाँ क्यों नहीं तोड़ेगा, तो जब यहाँ से दोस्ती टूटती है तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये आधा आधा लेकर जाएंगे, मतलब इनके पास कितना हो जाएगा, थ्री क्यू बाई फोर, और इसके पास भी कितना हो जाएगा, थ्री क्यू बाई फोर। मतलब सी आया, इससे मिला, उससे मिला, इधर उधर हुआ, गायब हो गया। अब नया फोर्स बताएं, तो ए और बी के लिए अगर हम लोग बात करें, तो नया जो चार्ज बचा, अब क्यू नहीं बचा इनके पास, वह कितना बचा है, वह जो बचा है वह इनके पास कितना बचा था भाई, क्यू बाई टू बचा था, क्यू बाई टू बचा है, और इनके पास कितना बचा हुआ है, ये सी क्यू बाई फोर बचा है। तो अब इनके बीच में फोर्स बताना है, तो नया फोर्स मान लेते हैं एफ आया, जो नया फोर्स आया, जो न्यू फोर्स आया वो एफ आया। तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, दो चार्ज है, कितना आएगा, सिंपल सा के क्यू बाई टू इंटू थ्री क्यू बाई फोर, बाई कितना होगा, डिस्टेंस तो वही है, आर स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 9, कितना है, थ्री बाहर हो गया, 3/8 के क्यू क्यू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको तो हम लोग जान रहे हैं, इसकी जगह पे कितना है, एफ नॉट है, तो रख लेते हैं। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/8 एफ नॉट। मतलब जो नया फोर्स आएगा वह शुरुआत वाले का कितना हो जाएगा, 3/8 टाइम हो जाएगा। सवाल में और भी कह देते हैं कि इसके बाद छुआने के बाद, ये सब करने के बाद, इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोगों ने गंगा जी में डुबो दिया, तब फोर्स कितना होगा। तो गंगा जी में जब डुबो देंगे, स्नान करा देंगे, तो डुबोए हैं उस समय कितना फोर्स आएगा, तो हमको पता है कि मीडियम में डाइलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगी, तो जो फोर्स होता है वो बाई क्या हो जाता है, के हो जाता है। तो अगर हम लोग इसमें गंगा जी में डुबो देंगे, तो इस कंडीशन में गंगा जी में जैसे ही जाएगा, गंगा जी में जैसे ही डुबोया, तो अब फोर्स क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वह कितना हो जाएगा, जो नया फोर्स है वह एफ बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जैसा जैसा सवाल कहते जाए, आप स्टेप बाय स्टेप उसको वैसे सॉल्व करते जाए, है ना। तो आगे देखते हैं। अब इस पर बेस्ड जो भी सवाल आएंगे आप उसको कर सकते हैं, एक सवाल पे हम एक ही सवाल करा रहे हैं, उससे सब बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं, जैसे जैसे में और आते हैं।
a charge minus q2 make round about plus q1 charge in radius r. Find out velocity of charge q2, दूसरा टाइम पीरियड ऑफ चार्ज q2। सिंपल। यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं, जैसे कोई भी एटम है या न्यूक्लियस है जिसपे चार्ज q2 है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे q1 चार्ज है और यहाँ पे माइनस q2 चार्ज चक्कर मार रहा है, और मास कितना दिया हुआ है, मान लेते इसका मास क्या है m। ये स्थिति है। तो अगर चक्कर मार रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा अगर चक्कर मार रहा है। सिंपल बात। तो सबसे पहले हमको पता है, अब ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है, जहां भी अगर ऐसे आए तो पहले से भी हम लोग पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन फिर से एक बार देखिए, जहां पे भी सर्कुलर मोशन होगा तो 100% ये क्लियर होगा कि ये सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। सेंट्रीपिटल फोर्स मिले, सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, कौन देगा, वो कौन देगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा। कौन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा। ये स्थिति है। तो यहाँ से कितना हुआ, जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वह कौन दे रहा है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तभी तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। तो एफसी की वैल्यू जो आएगी वो तो एम बी स्क्वायर बाई आर हुआ, और एफ ई की वैल्यू कितनी है, के, इनके बीच में Q1 इंटू Q2 बाई कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये कितना आएगा, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर जा रहा है, एक आर से आर कट जाएगा तो कितना आएगा ये, कि Q1 Q2 बाई एम आर। प्लस माइनस के सामने चक्कर मार रहा है, तो चक्कर मारने के लिए इस वेलोसिटी की आवश्यकता होगी, कि Q1 Q2 बाई मार, चक्कर मारोगे तो यही होगा। तो ये कहानी हो गया यहाँ से। अब फिर अगर हम लोग बात करें कि टाइम पीरियड की बात करते हैं, घूमने के लिए ये वेलोसिटी चाहिए तभी तो इतने रेडियस में चक्कर मार सकता है। तो चक्कर मार रहा है तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड अगर निकालना होगा तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे स्पीड की बात ले लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना है, एक चक्कर पूरा मारा आर रेडियस में, तो कितना डिस्टेंस चला, 2 पाई आर अपॉन कितने स्पीड से, v से। तो 2 पाई आर बाई v की वैल्यू कितनी हो गई, के Q1 Q2 बाई कितना हो गया, एम आर। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये 2 पाई इंटू आर कितना हो गया, एम आर बाई के Q1 Q2। अच्छा, इस आर को अंदर करें अगर, इन्हें गुणा कर देते तो ये आर स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, आर क्यूब। तो ध्यान से देखिए तो ये टी जो है, ये 2 पाई, ये एम, ये सब कांस्टेंट है। तो टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ रूट में आर के क्यूब का। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो गया, आर क्यूब। यह आपने 11th में कहीं देखा होगा। यह क्या है अपना, केपलर्स का थर्ड लॉ। चलो इसी समय पे उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, केपलर्स के थर्ड लॉ को। जहां पे भी सिमिलरिटी मिलेगी हम आपको उसको मिलाएंगे। अब देखिए, ये वाला चैप्टर आपके एटम में भी आएगा, ग्रेविटेशन में भी आएगा, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर्कुलर मोशन हुआ, अगर सर्कुलर मोशन हुआ तो 100%
एक फोर्स की आवश्यकता होगी इसकी, कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, कहीं से भी अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग 2 मासेस घुमाएंगे, 3 मासेस घुमाएंगे, 4 मासेस घुमाएंगे। पहले हम लोग कैपलर्स लॉ को यहीं पे पढ़ लेते हैं कि कैपलर्स लॉ क्या है। कैपलर्स लॉ सिंपल क्या कहता है कि अगर सबसे पहले, इसके पहले माना जाता था कि कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड जो है सर्कुलर मोशन करता है। कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो अब इस स्थिति में क्या हुआ, सन के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैपलर्स ने बताया ऐसा नहीं है, कोई भी प्लेनेट जब भी ऑर्बिटिंग करता है सन के अराउंड, तो वो क्या करता है, वह इलिप्टिकल पाथ में चक्कर मारता है। वह इलिप्टिकल पाथ में चक्कर मारता है, मतलब वह किस में रहता है, इलिप्स वाले पाथ में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, और सन जो होता है, सन किसी एक फोकस पे रहता है। जब भी सन क्या होता है, एक इलिप्स है तो उसका 2 फोकस होता है, एक फोकस ये, एक फोकस ये। तो सन किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है और प्लेनेट जो होता है चक्कर मारता है किसमें, सर्कुलर में नहीं, ऑर्बिट वाले, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर मारता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये सर्कल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अभी, तो 2 ग्रह को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं, ऑलमोस्ट वह सर्कुलर ही होते हैं। मतलब ये जो सेमी मेजर एक्सिस है आपका, ये जो एलिप्स बन रहा है, ये जो सेमी मेजर एक्सिस, ये वाली जो दूरी है, और ये सेमी माइनर एक्सिस, ये अगर ए और ये अगर बी है, तो इस स्थिति में क्या हुआ, ये लगभग बराबर रहते हैं, है ना। इसलिए हम लोग इसको सर्कुलर के ही जैसा सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या बातें होती है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अगर यह इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर मार रहा है, सन कहाँ पे है, फोकस पे है, तो इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया, क्योंकि ये दूर है इसलिए इसका नाम है अपोजी और अफिलियन, इसका नाम। और इसका नाम क्या है, पास में है, पेरिजी और पेरिहिलियन, ऐसे आप याद करिए। तो सारे प्लेनेट जो है एक्चुअली सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर ना मार करके किस में चक्कर मारते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। पहला लॉ था कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ एंड सन एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स, किसी एक फोकस पे सन रहता है। अब दूसरी स्थिति, दूसरा लॉ क्या है, 3 लॉ दिए थे हमको पता है, कैपलर्स का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, है ना। ऑर्बिट का लॉ जो पढ़ा था आपने, ऑर्बिट का लॉ, एरिया का लॉ, एरिया लॉ नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान से देखें। और दूसरी स्थिति क्या थी आपका, टाइम पीरियड वाला लॉ। तो ऑर्बिट को हो गया, एरिया की बात करते हैं। तो एरिया में अगर हम लोग बात करें, ये क्या कहते हैं कि इनकी जो रफ्तार है,
प्लेनेट की रफ्तार जो है जब सन से दूर रहता है तो बहुत कम रहता है, और जब सन के पास में आता है तो सबसे ज्यादा होता है। मतलब रफ्तार इसका चेंज होता रहता है। प्लेनेट का सन के अराउंड स्पीड क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो जैसे हम लोग देखें, अगर ये एरिया है, ये मान लो कोई प्लेनेट है, इसे आपने एक लाइन ज्वाइन किया, तो कुछ समय के बाद ये मान लीजिए ऐसे भाग रहा है प्लेनेट, कुछ समय के बाद प्लेनेट यहाँ आएगा तो ये वाला लाइन ज्वाइन करिए, तो इससे कुछ एरिया बनेगा। लेकिन अगर रफ्तार हमेशा चेंज हो रहा है, अगर रफ्तार हमेशा चेंज हो रहा है, लेकिन अगर टाइम हम लोग dt ले, बहुत छोटा सा टाइम, तो इतने में तो स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। तो इस कंडीशन में जो ये डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ds बराबर v इंटू dt होगा। यहाँ पे आप v इंटू dt कर सकते हैं। तो इस स्थिति में अगर यह दूरी r है तो इनकी जो एरिया इन्होंने स्वाइप किया, इस प्लेनेट ने सन के अराउंड जो एरिया स्वाइप किया, वह छोटा सा एरिया dA बराबर, वह छोटा सा एरिया dA बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अगर तो क्या लिख सकते हैं, यह आर्क बन रहा है, तो आर्क बन रहा है तो एरिया फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ये वाला लेंथ, ट्राइंगल के ही जैसा एरिया निकालेंगे, ये वाला लेंथ इंटू ये वाला लेंथ, तो कितना हो जाएगा, ये v इंटू dt हो जाएगा। अच्छा, dA बाई dt निकाल लें, अगर हम लोग dA बाई dt निकाल लें, डिफरेंशिएट करें dt के रिस्पेक्ट में, तो ये dt कट जाएगा तो क्या आएगा, हाफ r इंटू v आएगा। एक चीज और देखें, शुरुआत में आपने क्या पढ़ा था, शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, ये क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं। अगर यह सेंट्रल फोर्स होते हैं, अगर यह सेंट्रल फोर्स होते हैं, तब इस स्थिति में जो टॉर्क होता है वो क्या रहता है, जीरो होता है। टॉर्क अगर जीरो है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, dl बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट, तभी जीरो होगा जब l क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल लें, इनका मास इनका m है ना, और रफ्तार किसी समय v है और ये वाला दूरी r ले लें, तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम r क्रॉस p होता है, वह क्या होगा, कांस्टेंट। तो r क्रॉस p का मतलब r इंटू मोमेंटम कौन वाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब भी रहे क्रॉस प्रोडक्ट रहे तो या तो ये इंटू इसका परपेंडिकुलर लीजिए, या तो इसको लिखिए तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या तो इसको लिखिए तो इसका परपेंडिकुलर। तो r के परपेंडिकुलर लेंगे हम लोग तो क्या आएगा, वो m इंटू v बराबर क्या रहता है, कांस्टेंट, ये आपने पढ़ा होगा। तो m v r क्या है, कांस्टेंट, मतलब l की वैल्यू हमेशा आएगी m इंटू v इंटू r ही आएगी। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो v इंटू r की जो वैल्यू है वो l बाई m आ रही है। अगर इसी da बाई dt की जगह पे अगर हम लोग रख दें यहाँ से, तो v इंटू r के जगह पे l बाई m करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये l बाई 2m। चूंकि सेंट्रल फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व है और मास तो चेंज हो नहीं रहा है, इसका मतलब dA बाई dt की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में। या फिर ऐसे समझिए कि लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सन एंड प्लेनेट, जो एरिया स्वाइप कर रही है वह लाइन जो सन और प्लेनेट के बीच में है, जो कुछ समय के बाद एरिया स्वाइप करी, उसका जो रेट ऑफ चेंजिंग है dA बाई dt वह कांस्टेंट है। यह प्रूव कर रहा है। पहले इन्होंने लॉ दिया, क्या लॉ दिया, कि जो एरियल स्पीड है, एरियल स्पीड, एरिया स्वाइप करने वाली टेंडेंसी कहीं भी सन का है, किसी भी प्लेनेट का है, वह कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब अगर इसका एरिया 100 है, इसका एरिया यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर है, तो जब ये दूर जाएगा, जब ये प्लेनेट दूर जाएगा, तो यहाँ पे भी इसका एरिया इस dt समय में अगर 100 मीटर स्क्वायर इसने स्वाइप किया है, तो dt समय में यहाँ भी कितना स्वाइप करेगा, 100 मीटर स्क्वायर ही करेगा। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ये वाला, यहाँ पे रफ्तार ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सन के पास में आ रहा है, तो सन के पास में आएगा तो रफ्तार ज्यादा होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो ये एरिया कुछ निकलेगा,
और यहाँ पे स्पीड घटेगा तो ये वाला एरिया क्या होगा, उस हिसाब से चेंज होगा। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया उसी टाइम इंटरवल में सेम मिलता है। तो यही इसकी प्रूविंग है कि dA/dt की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये वैल्यू आपकी मिल गई यहाँ से। ये क्या है आपका केपलर का सेकेंड लॉ कि एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट with respect to the sun is constant. Aerial speed of the planet with respect to the sun is constant. Aerial speed इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है, ये जैसे लीनियर स्पीड क्या कहते थे, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्टेंस अपन टाइम, ऐसे ये एरिया बटा टाइम है, इसलिए क्या कह रहे हैं हम लोग, एरियल स्पीड इज कांस्टेंट। तो अब ऐसा ही सवाल आपको इसमें भी मिलने वाला है, चार्ज के भी रिस्पेक्ट में, अगर ऐसा कुछ बात कहा गया तो, क्योंकि जो प्रोसेस यहाँ पे होगा वही प्रोसेस कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। यह भी सेंट्रल फोर्स, वो भी सेंट्रल फोर्स, इसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और उसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तीसरा, टाइम पीरियड। सन अगर है, इसके चारों तरफ कोई प्लेनेट चक्कर मार रहा है, रेडियस इसका आर, 100% रेडियस नहीं ले सकते, लेकिन मैक्सिमम प्लेनेट जो है वह लगभग सर्कुलर होते हैं, इसलिए हम लोग सेमी मेजर एक्सिस के बराबर उसका रेडियस ले रहे हैं। तो अब इस स्थिति में हमको ये पता है कि ये जब चक्कर मार रहा है तो चक्कर मारने के लिए इसको एक फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन देगा, इनके बीच का ग्रेविटेशन। तो इस स्थिति में यहां से अगर हम लोग बात करें तो mv²/r, मान लीजिए मास ऑफ प्लेनेट है, तो मास ऑफ प्लेनेट इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर बाई आर हो गया, बराबर क्या आएगा, इनके बीच का ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे, k की जगह पे g, मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लेनेट बाई आर स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, तो ये v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर ये और ये कट गया, तो यह g मास ऑफ सन बाई आर स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आई, √g मास ऑफ सन बाई आर स्क्वायर। हालांकि उस समय उन्होंने फिर बताया कि यह लॉ केवल सन और प्लेनेट के लिए नहीं है, किन्हीं भी दो बॉडी के लिए है, ऐसी स्थिति मिल सकती है। तो यह क्या हुआ, इनकी ऑर्बिटल स्पीड आई, जो सवाल अभी हमने पहले कराया था, इस प्लेनेट की ऑर्बिटल स्पीड ये आएगी। ऐसे ही सेम टू सेम अगर यहाँ पे अर्थ होता और अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट चक्कर मार रहा होता, तो उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती v0 की वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे मास ऑफ सन था, जब यहाँ सन है, तो ऐसे यहाँ पे अर्थ है, तो क्या आएगा, यहाँ पे v0 की वैल्यू कितनी आने वाली है, v0 प्लेनेट का जो रफ्तार आएगा g इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा बाई r हो जाएगा। तो किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल रफ्तार ये हो जाएगी। कितनी भी दूरी पे हमको भेजना है उस हिसाब से हम लोग वेलोसिटी सेट करेंगे, अपना रेडियस हमको मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड की अगर हम लोग बातें करेंगे यहाँ से, तो टाइम पीरियड का फार्मूला फिर से पढ़ा, क्या होगा, डिस्टेंस 2πr/v0 होगा। तो t = 2πr/v0 की वैल्यू रखते हैं वहां से, तो कितना आएगा ऑर्बिटल स्पीड की, gm मास ऑफ अर्थ बाई क्या होगा, r, यह ऊपर जाएगा तो 2πr, यहाँ ऊपर गया तो ये r/gm ही होगा। ये r अंदर अगर लेकर के जाए हम लोग, तो ये 2π√r3, क्योंकि r² इंटू r होगा, भाई क्या होगा, gm। यहाँ देखिए ये 2π मास ऑफ अर्थ और यूनिवर्सल गैस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सारी के सारी कांस्टेंट है। इसका मतलब इसको t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ लिख सकते हैं, तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, ये r³/2 था, तो ये कितना हो जाएगा, r³। यही जो है
केपलर का तीसरा नियम। पहला नियम क्या था कि कोई भी प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर मारता है। दूसरा नियम क्या है, एरियल स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तीसरा क्या है कि जो किसी भी प्लेनेट का टाइम पीरियड जो होता है, किसी भी प्लेनेट का जो टाइम पीरियड होता है चक्कर मारने का, उसका स्क्वायर टी स्क्वायर वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के कौन सा दूरी या आर जो हमने लिया है किसके बराबर का आता है, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। The square of time period of any planet is directly proportional to the cube of semi major axis। तो इस हिसाब से आप देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर और ये वाला चैप्टर दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। न्यूमेरिकल की जहां जहां सिमिलरिटी मिलेगी वहां वहां हम लोग सिमिलरिटी के साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। इस हिसाब से आपका यह वाला टॉपिक और वह वाला टॉपिक दोनों कवर होगा। सेम कंडीशन ऐसे ही कि दो मासेस है M1 और M2, दोनों आपस में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं आपस के ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से। मतलब ये भी चक्कर मार रहा है, ये भी चक्कर मार रहा है। इनका रेडियस कितना है r। दो मासेस हैं। पहले वाले सिस्टम में भी क्या कर रहा था हम लोगों ने, M1 को फिक्स रखा था और M2 को चक्कर मार रहा था। ठीक है, इस बार क्या हुआ कि दोनों मासेस आपस में ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से चक्कर मार रहे हैं, है ना। या फिर हम लोग यहाँ पे सवाल क्या पूछ लेते हैं कि दो चार्जेस Q1 और -Q2 आपस में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से, जिनका रेडियस क्या है r है ना। तो वेलोसिटी बताओ किस स्पीड के लिए ऐसा चीज पॉसिबल है, किस स्पीड के लिए ऐसा चीज पॉसिबल है। तो फिर से वही सवाल, इसमें पूछा है फाइंड आउट द स्पीड फॉर दैट बोथ masses move in circular motion under gravitational effect of radius r। सर्कल का रेडियस जो है वो क्या है r है। तो ये चक्कर तभी मारेगा, ये चक्कर मारेगा डायरेक्ट आते हैं जब इस पर बैठ जाते हैं, प्लेनेट पे बैठ जाते हैं तो कौन सा फोर्स मिलता है, सेंट्रीफ्यूगल। मतलब वो फोर्स किधर की तरफ दिखता है, बाहर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स होगा बाहर की तरफ, ये कौन बैलेंस करेगा, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बैलेंस करेगा। और कौन सा है ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब इस पे बैठ के देखोगे तो फोर्स किधर होता है, बाहर की तरफ। बाहर से देख रहे हो तो फोर्स किधर की तरफ होता है, भीतर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये सब बातें आपने 11 में पढ़ा होगा। फिलहाल Fc बराबर कौन होगा, mg। Fc क्या होगा, इस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका अगर v वेलोसिटी से भाग रहा है तो कितना मास है, m1 v स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ये r हो जाएगा। m1 v स्क्वायर बाई r बराबर mg की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब fg की वैल्यू कितनी हो गई, ग्रेविटेशन फोर्स। तो कितना हो जाएगा वो g m1 m2 बाई कितना हो जाएगा, ये r स्क्वायर। तो इस हिसाब से m1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, g m2 बाई r। ऐसे इसके लिए अगर हम लोग रफ्तार की बात करेंगे, अगर ये अपना v1 है और ये अगर क्या है v2 है, तो इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा, इस पे जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दोनों के बीच के। और ध्यान से देखें एक चीज तो हम लोगों ने गलत कर दिया, mv स्क्वायर बाई r होता है तो यहाँ पे रेडियस कितना है, r है। तो ये तो सही है। इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच की दूरी कितनी है, r है। r कितनी है, 2r। तो कितना हो जाएगा ये 2r का स्क्वायर।
तो कितना हो गया 4r²। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये नीचे यहाँ 4 बचेगा। ऐसे इसके लिए अगर हम लोग बात करें, इसके लिए FC के लिए, तो यहाँ से क्या होगा, इसको जो बैलेंस कर रहा होगा m2v2² r रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं, तो mv²r का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, बराबर इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कौन होगा, ये होगा gm1m2 बाई इनके बीच की दूरी कितनी है 2r। इस हिसाब से v2 की वैल्यू कितनी आने वाली है, √gm1 बाई कितना आ जाएगा 4। ये स्थिति बन गई। सेम टू सेम यहाँ पे चार्ज के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इस पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, k अट्रैक्शन फोर्स क्या है Fe, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की तरफ, तो Fe बराबर कितना हो जाएगा Fc। Fe इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, k q1 q2 अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, वो कितना होगा 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि इनकी बीच की दूरी कितनी है 2r। Fc क्या होता है, इसका मास m2 इंटू इसकी वेलोसिटी v2² बाई किस सर्कल के रेडियस में चक्कर मार रहा है, इसका रेडियस कितना है r। इस हिसाब से वेलोसिटी मिल जाएगी यहाँ से, तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाती है हम लोग के पास, k q1 q2 4r², तो एक r कट जाएगा तो कितना आएगा 4m2 इंटू r, और ये किसमें हो जाएगा अंडर रूट। ऐसे क्वेश्चन के बाद हम लोग 3 मासेस 4 मासेस करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आप इतना होमवर्क करिए और इस पर बेस सवाल लगाइए। आज का जो सवाल था वो क्या था, बेसिक, केवल पॉइंट चार्जेस थे। कल और भी हम लोग सॉल्व करेंगे।